वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर है प्रकाश और प्रकाश में सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश होता ही क्या है। हम लोग क्यों प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश क्या होता है, देख लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम दृष्टि संवेदना देती है, जो जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को देखने में कर रहे हैं। अब आती है बात कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है। लाइट आती कहाँ से है, कैसे बन जाती है लाइट, कौन चीजें बनाती हैं। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं। एक तो वो जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जो अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, किसी दूसरी लाइट के रिफ्लेक्शन से आते हैं, यानी कि किसी की लाइट पड़ी और उसके चमक से आ रहा है। जैसे आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, हम दिख रहे होंगे, तो क्या है, यहाँ लाइट आ रही है, और जब लाइट आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर तुम तक पहुंच रही है, तो आपको ये हम दिखाई देना है। इसका मतलब क्या है? हम अदीप्त हैं। तो कुछ होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, वो प्रदीप्त है। और जैसे चांद हो गया, वो क्या है? चांद को हम जब देखते हैं तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर आ रही है, सूरज की किरणें उसके ऊपर आ रही हैं, और सूरज की किरणें परावर्तित होकर कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी आंख तक जा रही हैं, तब तुम्हें वो दिख रहा है। तो दो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। और वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, अपितु प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो दो तरीके की वस्तुएं हो गई, एक कौन सी हो गई? एक होगी प्रदीप्त वस्तु, और दूसरी कौन सी हो गई? अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो हैं जो अपना प्रकाश खुद बना रही हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन है? जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, ये अपना प्रकाश खुद बना रहे हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन है? जो अपना प्रकाश नहीं बना पा रही हैं, बल्कि जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उनके प्रकाश के अपवर्तन पर या आपतित होने पर ही वो दिखाई देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या हो गया? जैसे चंद्रमा, मेन तुम्हारा क्या है? चंद्रमा। फिर बाकी सारी चीजें, बर्तन, मेज, ये सारी चीजें, हम लोग हैं, ये हम लोग सब क्या हैं? अदीप्त हैं या अप्रदीप्त हैं। क्लियर है? तो अब हमारे यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात हो गई, लेकिन प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो गुण हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है। ये तरंगे हैं, और ये कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश को आप खुद नहीं देख सकते हैं कि प्रकाश ये जा रहा है, ऐसे देख ले, नहीं, लेकिन वो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यानी कि इसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? 3 के पीछे कितने लगे हुए हैं? 8 जीरो लगे हुए हैं, यानी 30 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड चल जाती है लाइट। उसके बाद आता है प्रकाश क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया आदि में से गुजर जाता है, अपितु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया आदि में से नहीं गुजर सकता। यानी प्रकाश को अगर आप चलने दोगे तो ये कहाँ से निकल सकता है? ये पारदर्शी माध्यम से तो निकल सकता है। पारदर्शी माध्यम वो होते हैं जिससे प्रकाश निकल जाए। जैसे अभी हमारा हाथ है, इसके पीछे अगर हम ये रखते, क्या आपको दिख रहा है? ये पेन नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश यहाँ से होके नहीं निकल पा रहा है। अगर प्रकाश यहाँ से होके नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपारदर्शी है।
तो प्रकाश क्या हुआ, अपारदर्शी माध्यम से नहीं निकल सकता है, लेकिन पारदर्शी माध्यम से निकल सकता है। अब प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, यानी प्रकाश को जब भी चलाओगे ये सीधी रेखा में चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश ऐसे ऐसे चल रहा है। अगर ऐसा होता तो तुम यहां खड़े हो मान लो, और प्रकाश अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा चल रहा है तो कोई भी तुम्हें देख ले, इधर से देख ले, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधा ही चलता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन रहता है, यानी कि कोई चमकदार सतह आई, तुमने कहा कोई चमकीली सतह थी, मान लो ये था मिरर यानी कि दर्पण। अब चमकदार सतह थी तो इस पे प्रकाश आया, टकराया, और टकरा के क्या हुआ, परावर्तित हो गया। तो क्या हो रहा है, परावर्तन हो जाता है चमकदार तलों से। ठीक है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ था वायु, एक पारदर्शी माध्यम हो गया वायु। अभी हमने बताया जैसे कांच वायु ये सब पारदर्शी माध्यम है, तो वायु, और यहाँ हमने रख दिया कांच। तो अब प्रकाश अगर पारदर्शी माध्यम से चल रहा है वायु से कांच में चला जाए तो क्या होएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। देखिए इसकी लाइन को सीधा जाना था प्रकाश की, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गई, झुक गई। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 यानी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी जिसे आप देख सकते हो, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जिसे आप देख सकते हो, उसकी तरंगदैर्घ्य की ये बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए मेन हमारा जो मुद्दा है, अब हम लोग आ गए हैं टॉपिक के ऊपर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश किसी एक माध्यम, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्रकाश किसी एक माध्यम से आ रहा है और किसी परावर्तक सतह से टकरा रहा है, और टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है। इस माध्यम से आया, यहाँ परावर्तक सतह है, ये कौन सी सतह है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कोई भी हो सकती है, ये नहीं है जरूरी कि साहब नहीं आपने कहा परावर्तक सतह कोई बिल्कुल स्मूथ होगी, चिकनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। परावर्तक सतह कोई भी हो सकती है जो अपारदर्शी है। ठीक है, तो उससे टकराया और टकरा के प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला गया। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिएगा जरा, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर वापस आती है तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें जानने वाली, जो किरण आ रही है, जो किरण आ रही है उस किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। जो किरण परावर्तित होकर जा रही है उस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ पे देखिए, जहां पे ये दोनों किरणें मिली, इस पॉइंट पे हमने एक लंब डाल दिया, और इस लंब को हम क्या कह देते हैं, अभिलंब कह देते हैं। इस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कह देते हैं। M1 M2 क्या है, M1 M2 है दर्पण। M1 M2 क्या है, M1 M2 एक दर्पण है। दर्पण को हम यहाँ परावर्तक सतह को इस तरह से दिखा देते हैं, ये इस पे पॉलिश करती गई है। अब देखिए अभिलंब ये बन गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपतित किरण है और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, यहाँ दिखाया गया है। इस कोण को हम क्या कह देते हैं, आपतन कोण कह देते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसे क्या कह देते हैं, परावर्तन कोण कह देते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण याद रखेंगे, ठीक। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, यानी कि चमकदार तल के ऊपर आपतित हुई, आई, और तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। जब वापस लौट गई तो ये घटना क्या गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में प्रकाश का लौट जाना, ठीक है, कोई दिक्कत। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। आपतन कोण को किससे लिखते हैं,
आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से, और परावर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, और अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि यहाँ पे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर नोट्स बनाना है तो यहीं से नोट्स बनाते रहिए। ये दर्पण हो गया, M1 M2 दर्पण है, ये B पॉइंट के ऊपर अभिलंब डला हुआ है, आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण आ रही है। अब हम लोग आते हैं परावर्तन के नियमों के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम। उससे पहले परावर्तन के नियम से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले परावर्तन के नियम देखते हैं। अच्छा चलिए, परावर्तन के नियम में पहला नियम, दो नियम है परावर्तन के। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। परावर्तन का पहला नियम ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा, क्या कहा? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में। देखो इसी तल के ऊपर तो है ना, इसी तल के ऊपर तो है। तो ये हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पे ये हो गया अभिलंब। ये तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो ये परावर्तन कोण है ये सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R। ये याद रखिएगा, साइन I, एंगल I बराबर एंगल R, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए 2022 में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, इन्हें चित्र बनाकर समझाइए। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये चित्र बना दिया आपने, यहाँ लिख देंगे आपतित किरण, यहाँ लिख देंगे परावर्तित किरण, यहाँ लिख देंगे अभिलंब, और ये हो गया दर्पण। तो आपने ये चित्र बना दिया और आपको क्या मिल गया? 4 नंबर मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र बनाकर समझाइए। अब क्वेश्चन सुनिए जरा, हमारा भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई किरण इस परावर्तक तल से 30 डिग्री के कोण के ऊपर आपतित हो रही है। परावर्तक तल से 30 डिग्री के कोण के ऊपर आपतित हो रही है, तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कोई किरण किसी परावर्तक तल से 30 डिग्री के कोण के ऊपर आपतित हो रही है। लिख लीजिएगा, कोई किरण किसी परावर्तक तल से 30 डिग्री के कोण के ऊपर आपतित हो रही है, बताओ परावर्तन कोण कितना होगा? बहुत सिंपल है, देखिए निकालने का तरीका। देखिए यहाँ 30 डिग्री पे आपतित हो रही है, अब आपने परावर्तन करना है और यहाँ पे एक अभिलंब बना देना है। तो यहाँ से यहाँ के बीच टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। भाई आप अगर देखिए तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और उसमें से 30 ये है। आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण हो जाएगा 60। भाई 90 में से 30 हटा जाएगा, या आपतन कोण सिर्फ अभिलंब और इसके बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये हो गया 60 डिग्री। अब परावर्तित किरण हमें क्या निकालना? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना एंगल होगा? उतना ही तो होगा जितना इधर है, 60 डिग्री। तो टोटल अगर पूछा जाए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना एंगल हो गया? तो 120। और अगर परावर्तन कोण पूछ रहा है तो 60 डिग्री। ठीक इस तरह से न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हो गए, दो नियम हो गए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I बराबर एंगल R होता है, ये आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देख प्रतिबिंब क्या होता है। अब आता है अगला टॉपिक जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? देखिए जब कभी भी
प्रकाश की किरण चल रही है, तो चलने के बाद परावर्तित होगी, परावर्तित होकर टकराएंगी, जहां पे टकराएंगी कटान बिंदु पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। डायरेक्ट परिभाषा याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम क्या कह देंगे, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कह देंगे। किसी वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंबों को मिलाने पर उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि एक वस्तु है, उसके ये प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, सारे बिंदु मिला देंगे तो पूरी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। परिभाषा ये वाली डायरेक्ट याद कर लीजिए पूरी। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, एक हो गया वास्तविक और एक हो गया आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज क्या होती है? यदि किसी वस्तु बिंदु के चलने वाली, यदि देखिए चाहे वस्तु हो या बिंदु हो, बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव न मिले, अगर देखिए इन्होंने कहा प्रतिबिंब कब होता है? परावर्तन के पश्चात जब किरणें मिलती हैं। अगर वास्तव में मिले तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कह देते हैं। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे के ऊपर लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, वास्तव में नहीं, आती हुई प्रतीत हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? प्रतीत हो, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है और इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इस तरीके से दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो तरीके के प्रतिबिंब हो गए। अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर जहां प्रकाश के परावर्तन की थोड़ी बहुत बातें होंगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के ऊपर और आते हैं दर्पण के ऊपर कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण यानी मिरर, मिरर होता क्या? यदि कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, वो दर्पण कहलाता है। कोई भी आपने कहा शीशे का ये तल था और इसके ऊपर पीछे आपने पॉलिश कर दी, चांदी की, सिल्वर की पॉलिश कर दी, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड लगा दिया यहाँ या लेड ऑक्साइड लगा दिया, आयरन ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड लगा दिया, चांदी की पॉलिश कर दी, यानी दो पॉलिश करी। एक तो आपने करी कौन सी? एक तो आपने कर दी सिल्वर की और दूसरी आपने लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की कर दी, ये पीछे। तो इस तरह से हम सामने हमें सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। ये वाला तल परावर्तक हो जाएगा और इस तरीके के तल को हम क्या कह देंगे? दर्पण कह देंगे। वही कह रहा है कि किसी कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। देखिए यहां हम दर्पण लिखे तो दर्पण जो है वो दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया समतल और दूसरा गोलीय। ठीक है, गोल होगा तो गोलीय। अब गोलीय भी दो तरीके के हो गए, एक हो गया उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक है, आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर चांदी की पॉलिश की जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कांच थी, इसके एक ओर हमने चांदी की पॉलिश कर दी, तो अब ये कैसा हो गया? ये समतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करते हैं तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय पृष्ठ को काट के उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करना है। देखिए यहाँ पे हमने गोलीय पृष्ठ को काट लिया, यहाँ इतना काट लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करें? चांदी की पॉलिश करते हैं पीछे, ठीक, या इधर करते हैं हम पीछे पॉलिश,
एक मिनट रुकिएगा, इधर नहीं, ऐसे है, इधर करते हैं पॉलिश। तो दो तरीके के ये दर्पण हो गए। ये वाला कौन सा हो गया, उठा हुआ तल पे अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो उत्तल, और धसे हुए तल पे अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो अवतल दर्पण। लेकिन हमें परिभाषा याद करना है, इसलिए परिभाषा में सीधी सीधी लिखती है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करते हैं तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। अब गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कैसे हो गए, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को कटे हुए भाग को वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। आप कभी आपके घर में शीशे वगैरह टूटे हो तो अगर शीशा टूटा होता है तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक तरफ तो आपको पीछे की तरफ आपको लाल रंग की पॉलिश मिलती है यहाँ पे, और आगे की तरफ आप सामने देखते हो, इसमें अपने शक्ल देखते हो, तो जो पीछे की तरफ लाल रंग की पॉलिश है उसमें क्या होता है, पहली परत जो चढ़ी होती है वो होती है सिल्वर की Ag, और पीछे जो होती है वो आयरन ऑक्साइड होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होती है। तो ये याद रखिएगा, चमकदार कर दिया गया। बस आप देखिए दो तरीके के हो गए। एक तो ये हो गया आपका, देखिए इसमें पॉलिश कहाँ करी जा रही है, पॉलिश करी जा रही है यहाँ पीछे। तो आप धंसे हुए तल की तरफ अपने आप को देखोगे, यहाँ खड़े होके देखोगे अपने आप को, है ना। तो जब आप यहाँ खड़े हो गए अपने आप को देख रहे हो धंसे हुए तल में, तो ये अवतल हो गया। और अगर उठे हुए तल पे अपने आप को देख रहे हो तो ये कैसा हो गया, उत्तल दर्पण हो गए। और ये है क्या, देखिए गोले के ही तो भाग है, एक पूरा गोला था, खोखला गोला, उसके ये छोटा सा भाग काट के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना दिया गया। बहुत आसान था, इजी था। चल अब देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में देख लीजिए। अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या है, अवतल दर्पण देखिए। तो इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ यानी उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करी जाती है। इस पे कहां पॉलिश करी जा रही है, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करी जा रही है। तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इसमें अवतल दर्पण पे क्या हो रहा है, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश यानी कलई करी जा रही है। प्रकाश का अपवर्तन अंदर की ओर दबी सतह पर होगा, यहां से होगा, दबी हुई सतह से अपवर्तन होगा। ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ देखिए आपकी किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात यहाँ चली जा रही है, तो ये अपवर्तन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे जरा देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, साइन आई और एंगल आर बराबर होंगे। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। तो ये अवतल दर्पण की परिभाषा होगी। अगर आप देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तल दर्पण भी सेम ऐसे ही है। इसमें क्या होगा, इसमें अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करती गई, अंदर की तरफ करती गई। तो दबे हुए पृष्ठ पे अगर चांदी पॉलिश करना है तो उत्तल दर्पण, और उठे हुए पृष्ठ पे अगर चांदी की पॉलिश कर रहे हैं तो अवतल दर्पण। ठीक, चलिए ये पूरा आपको दिख रहा है। इसमें भी देखिए आपकी किरण ये आ रही है और परावर्तन के पश्चात ये चली जा रही है। आपको बहुत ध्यान से आप देखिए तो आपकी किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात जा रही है। यहां में भी बनेगा एंगल आई बराबर एंगल आर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, सीधी सीधी परिभाषाएं हैं, अब याद कर लीजिए। देखिए अब गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषा है। पहले हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, फिर परिभाषाएं आपको हम दिखाते हैं। देखिए कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, कोई भी हो, इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कुछ परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण। सबसे पहली बात, इसका जो बीचों बीच मध्य बिंदु है ये वाला, इसे हम पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं। क्या कह देते हैं, पोल या ध्रुव कह देते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच का ये वाला बिंदु है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल। ठीक, अब इस गोले का, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए ये दर्पण ऐसे था, ये इसी गोले का तो ऐसे तो भाग होगा। ठीक है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को, गोले के केंद्र बिंदु को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझे बात,
ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र बिंदु को इस दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की या परिधि तक की कोई भी लंबाई वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की कोई भी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, और यहां पे जहां पे परावर्तन के पश्चात मान लीजिए दर्पण से समांतर कोई भी किरणें आ रही थी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाएंगी उस बिंदु को हम क्या कह देंगे बेटा, फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। ये बात आपको पता चल गई। कुछ परिभाषाएं हमने क्या क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ये कहा कि दर्पण का मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच क्या कहलाता है, पोल यानी ध्रुव कहलाता है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। ठीक, फिर हमने कहा अगर ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा, ये दर्पण जिस, भाई गोले से ही तो कट के आया है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तीसरी बात, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। चाहे ध्रुव कह दो चाहे परिधि कह दो, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। और दर्पण से के समांतर आने वाली किरणें, प्रकाश की जो किरणें हैं दर्पण के समांतर आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु पे आके मिले उस बिंदु को क्या कह देंगे हम, फोकस कहते हैं। ठीक, और ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र तीनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र तीनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहला देगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख ली हैं। आइए उन परिभाषाओं को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। देखिए यहाँ डायरेक्ट परिभाषाएं लिखी है, नोट्स बनाना चाहिएगा तो यहीं से सीधे सीधे नोट्स बना लीजिए। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को क्या कह रहे हैं, दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं। इसे चित्र में P से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं चित्र में आपको P से दिखाया गया है। ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कह दिया गया है, वक्रता केंद्र कह दिया गया है। चित्र में इसे C से दिखाया गया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग है इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसके बाद आती है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसे PC से दिखाया गया है। आप फिर देख लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र को C से, फोकस को F से, इसे P से, और वक्रता त्रिज्या ये हो गई और PC से वक्रता त्रिज्या हो गई और ये मुख्य अक्ष P और C को मिलाने वाली रेखा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस की परिभाषा। अभी हमने फोकस की परिभाषा आपको बताई। हमने कहा दर्पण के, ये मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण के मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष बीचों बीच में हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इस बिंदु से होकर जा रही हैं, या अब मान लीजिए अगर यही आपका उत्तल दर्पण होता, ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई, उत्तल दर्पण मान लीजिए ये है आपका, और इसके ऊपर मुख्य अक्ष ये यहाँ आ रही समांतर, उत्तल दर्पण से यहाँ टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, यहाँ टकराएगी और ऐसे चली जाएगी उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पीछे क्या होगा, पीछे बढ़ाने पे इस पे से आती हुई प्रतीत हो रही है इस बिंदु से, उसे हम क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग इन चित्रों को देखिए, इसमें भी सेम यही बातें आपको दिखाई गई इन चित्रों में।
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये अवतल दर्पण से है और ये उत्तल दर्पण से है। फोकस की परिभाषा हमने दोनों को एक ही में कंपाइल कर दिया। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है ये किरणें, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन हो गया और उसके पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिस बिंदु के से होकर गुजर रही मुख्य अक्ष के, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि भाई इससे आ रही हैं, तो क्या होगा, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए यहाँ पे F से प्रदर्शित कर रहे हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? परिभाषा डायरेक्ट याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। अब आते हैं आगे, फोकस दूरी। तो क्या हमने बताया, देखिए फोकस दूरी क्या होती है, बहुत सिंपल। अभी हमने आपको बताया कि ये दर्पण है और दर्पण से परावर्तन, दर्पण की मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य। देखिए दो तीन चीजें याद के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। मुख्य अक्ष बना दिया अपने, दर्पण बना दिया, ठीक, ये बीचों बीच वाला पॉइंट ध्रुव P लिख दिया और यहाँ हमने C लिख दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई और समांतर किरण जो आई वो टकराई, टकरा के कहां चली गई, फोकस से होके निकल गई। ठीक, ये फोकस हमने लिख दिया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजर रही हैं, किसके, मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को हम क्या कहते रहे हैं, फोकस कहते रहे हैं। और फोकस से लेके और ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस, फोकल लेंथ कहलाती है फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला है, आप देखिए जरा गौर से। ये C है, C से लेके, C यानी वक्रता केंद्र से लेके और P तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं। C से लेके P तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि R कह देते हैं। अब R और F को देखिए, तो R जो है वो F का दुगुना तो है, अगर F में 2 को गुणा करते हैं तो R आ जाएगा, या हम यूं कहें कि F जो है वो R का आधा ही तो है। देखिए F जो है वो R का आधा ही तो है, इस 2 का भाग हो गया, इधर चला गया, भाग हो गया। यही फार्मूला आता है, F = R/2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात आपको ध्यान रखना है, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। भैया कोई भी समतल दर्पण है और उसकी अगर कोई कहते हैं फोकस दूरी कितनी होगी, तो आप याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं, शायद क्वेश्चन मिल जाए। लीजिए आगे क्वेश्चन आ गए। देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 15 होगी, 30 होगी, 60 होगी। तो उत्तर है इसका 15 सेंटीमीटर। अब कैसे हुआ, देख लीजिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R, याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी हमें पता नहीं है, हमें फॉर्मूला लेकिन पता है, F = R/2 होता है, दैट इज 30/2 = 15 सेंटीमीटर। देखो यही आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है, जरा देखिएगा, मात्रक होता है। फोकस दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई ये बटे में नहीं है, कोई ये प्रति मीटर नहीं, कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्क्वायर नहीं होएगा, प्रति मीटर नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो सिर्फ लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सिंपल। वक्रता त्रिज्या, तीसरा क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। अब वक्रता त्रिज्या का मात्रक देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये यहां से और C तक के बीच की दूरी को ही तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पोल से यानी ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब दूरी का मात्रक सारे हो सकते हैं, चाहे मीटर में नापो, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मिलीमीटर में, तो ये सभी हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है,
40 सेंटीमीटर है, यानी R बराबर दे दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितने दे दी है? 40 सेंटीमीटर दे दी है। अब आपसे कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी निकाल लो, F बराबर R/2 होता है, बहुत सिंपल है, 40/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पांचवा क्वेश्चन है, वो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपकी क्या दे दिया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दी है। ये सब यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 सेंटीमीटर है। तो कहना इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? R निकाल लोगे, R बराबर F/2, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे R, भाई इसका तिरछा गुणा हो गया, तो 2 गुणे 1 मिनट, R यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई, F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा F हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा F हो जाएगा। तो 2 गुणा F हो गया, तो 2 का गुणा हमने कर दिया, F से F कितने दी है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया दूसरी बार में यूपी बोर्ड में। देख लिया क्वेश्चन कैसे लग रहा है? 5 क्वेश्चन आपने देख लिए, बहुत सिंपल था, एक ही फॉर्मूले के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके आ गए। अब गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनने के नियम, इसको हम लोग अब बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।